जोग्राफिकल थॉट की इस वीडियो में हम लोग जो मैन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप पढ़ रहे थे उसमें अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, संभववादी संबंधी विचार एवं उनके विचारक। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो देखिए, संभववाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेन की टिप को आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए इजीली पड़ेगा, कहीं ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। ठीक है, तो पेन की टिप के हिसाब से चलते हैं। संभववाद संबंधी विचार एवं विचारक। संभववाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता, प्रयोगकर्ता मीन जिसने वर्ड दिया, फेब्रे थे, याद रखिएगा। पॉसिबिलिज्म अगर जो पूछें तो ये टर्म किसने यूज की सबसे पहले? फेब्रे। इनका पूरा नाम क्या है? लुइस फेब्रे। तो फेब्रे से आप खाली याद रखिएगा। ठीक है, मानव एक भौगोलिक दूत या कारक है, पशु नहीं। एक तरीके से मतलब यानी क्या कहा जा रहा है कि इंसान को ना ये कहा जा रहा है कि वो जोग्राफिकल एजेंट है, कोई पशु नहीं है कि जब जिसका चाहे शोषण करता फिरे कोई। देखो, एक तरीके से ना मानव को ऊपर दिखाया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि जानवर थोड़ी ना है, आम बोलचाल भाषा में हम लोग कह देते हैं ना कि हमारा भी वजूद है भाई, जानवर थोड़ी ना है। वैसे ही कह रहा है कौन? फेब्री कह रहा है इस बात को। क्या कह रहा है? मनुष्य एक भौगोलिक दूत है, जोग्राफिकल एजेंट है, कोई एनिमल नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे फेब्रे का ये स्टेटमेंट कि मैं जो मैन को एक एजेंट बताया है, जानवर नहीं। मैन को एज अ एजेंट बताया है, एनिमल नहीं बताया। किसने? फेब्रे ने। ठीक है, इस तरीके से आप फेब्रे का ये वाला स्टेटमेंट याद रख सकते हैं। ठीक है, मैन इज अ एजेंट, जोग्राफिकल एजेंट, नॉट अ एनिमल। फेब्रे एक और बात बोलते हैं, कहीं अनिवार्यता नहीं है, सब और संभावनाएं मानव उनके स्वामी के रूप में निर्णायक है। मीन्स कहीं कोई फिक्सेशन नहीं है, कंपलसरी कहीं कुछ नहीं है कि ऐसा ही करना जरूरी है। सब और क्या है? पॉसिबिलिटीज हैं। संभावनाएं क्या होती हैं? पॉसिबिलिटीज हैं। मानव उनके लिए स्वामी है। स्वामी मीन्स मानव एक तरह का राजा है, उसकी मर्जी हो क्या पॉसिबिलिटी ले, उसके लिए कोई चीज़ कंपलसरी नहीं है। एक तरह से मानव को ऊपर दिखा रहे हैं ना। कौन कहते हैं? लुइस फेब्रे कहते हैं आपके। तो आप इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे कि किसी कहीं कोई कंपल्सिवनेस यानी नहीं है, हर जगह पॉसिबिलिटीज हैं और मानव उनके रूप में एक ऐसा किंग है। कहीं कोई कंपल्सिवनेस नहीं है कि ऐसा ही करना जरूरी है, हर जगह पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कहते हैं? लुइस फेब्रे। इस तरह से याद रखिए। ठीक है, पॉल विडाली ब्लांच आपने पढ़ ही लिया है, नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। ठीक है, ये आपको याद होगा ही अच्छे से। अब आते हैं नव निश्चयवादी संबंधी विचार। नव निश्चयवादी कौन होते हैं? एक तरीके से जो संभववाद और नियतिवाद के बीच का रास्ता होता है। ठीक है, द टर्म दे यूज आर मोर मॉडरेट, कंट्रोल इज रिप्लेस्ड बाय इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस बाय द रिस्पॉन्स ऑफ एडजस्टमेंट। जॉर्ज टेथम। तो ये याद रखना कि जॉर्ज टेथम, पहली बात तो आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। ठीक है, जॉर्ज टेथम जो है ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। जॉर्ज टेथम नवनिश्चयवादी हुए हैं। ठीक है, नवनिश्चयवादी कौन थे? जो बीच का रास्ता अपनाते हैं, ना प्रकृति को ऊंचा रखते ना मानव को ऊंचा रखते। क्या कहते हैं जॉर्ज टेथम? द टर्म दे यूज आर मोर मॉडरेट, कंट्रोल इज रिप्लेस्ड बाय इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस बाय रिस्पॉन्स और एडजस्टमेंट। कंट्रोल जो वर्ड है ना वो थोड़ा सा मतलब चुभता है, तो कंट्रोल इज रिप्लेस्ड बाय इन्फ्लुएंस। कंट्रोल को कैसे रिप्लेस किया जाता है? इन्फ्लुएंस से, प्रभाव से। और प्रभाव को कैसे? रिस्पॉन्स से, एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट वर्ड जो है इससे आप समझ गए होंगे कि एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? बीच का रास्ता निकालना, कि एडजस्ट कर लेना। ठीक है, कंट्रोल जो है वो तो रिप्लेस किया ही जाना चाहिए। कंट्रोल का मतलब क्या है? कि नेचर ने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, और इन्फ्लुएंस बाय रिस्पॉन्स, ये वाली बात क्या कहते हैं? पॉसिबिलिस्ट वाली कहते हैं कि इन्फ्लुएंस बाय रिस्पॉन्स नहीं, मानव रिस्पॉन्स देता है। इसकी जगह क्या होना चाहिए? एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो ये विचार किसका है? नवनिश्चयवाद का। तो आप इस चीज को ऐसे याद रखना, कंट्रोल को रिप्लेस करने की बात जो कही गई है वो एडजस्टमेंट के थ्रू कही गई है। कौन कहते हैं? जॉर्ज टैथम कहते हैं। जॉर्ज टैथम कौन हुए हैं? नवनिश्चयवादी आपके। नवनिश्चयवाद को ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ का नाम दिया। आप जानते हैं स्टॉप एंड गो किसका है? ग्रिफिथ टेलर का है। तथा जॉर्ज टैथम ने नवनिश्चयवाद को क्या नाम दिया है? प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म। याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज टैथम ने नवनिश्चयवाद को क्या नाम दिया है? प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म। ठीक है, अब ग्रिफिथ टेलर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। मानव किसी प्रदेश की उन्नति को तीव्र या कम कर सकता है, वह उसे रोक सकता है,
परंतु यदि वह बुद्धिमान है तो उसे भौतिक वातावरण द्वारा निर्देशित दिशापथ से दूर हटने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इस यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पूरा पढ़ा, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर क्या कहते हैं कि मानव किसी देश में कोई भी काम कर रहा है, उसमें ग्रोथ कर सकता है या उसे रोक सकता है, परंतु इंसान में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसने जो नियम बनाए हैं, कायदे कानून बनाए हैं, उनसे दूर ना हटे। अब एक तरीके से एडजस्टमेंट करने की कह रहे हैं ना ग्रिफिथ टेलर। कह रहे हैं, मान लिया कि मानव जो है कंट्रोल कर सकता है, ये बात हम मान लेते हैं कि मानव किसी भी जगह के ग्रोथ को रोक सकता है या बढ़ा सकता है, लेकिन उसे के अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए, उसके अंदर, मनुष्य के अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वो भौतिक वातावरण, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं, लिखा है ना निर्देशित दिशा पथ, उससे दूर नहीं हटना चाहिए, उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनको साथ लेके चलना चाहिए। तो एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो ये कौन हुए? ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। यह कहा जाता है कि विश्व में सबसे मूर्खतापूर्ण बात यह है कि मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। यह उतना ही हास्यास्पद कथन है जितना कि प्रकृति ने मानव पर विजय प्राप्त कर ली। स्कार्फ कहते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्कार्फ क्या हुए? नवनिश्चयवादी हुए। तो स्कार्फ क्या कह रहे हैं कि देखिए, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है कि मानव ने प्रकृति को जीत लिया। मानव प्रकृति को थोड़ा ना जीत सकता है। लेकिन ये वाली भी बात पे हंसी आती है कि प्रकृति ने मानव पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। स्कार्फ क्या कहते हैं कि ये वाली बात बहुत मूर्खतापूर्ण है कि मानव ने प्रकृति को जीत लिया, मानव प्रकृति को जीत ही नहीं सकता। लेकिन ये वाली बात भी थोड़ी हंसी वाली है कि प्रकृति ने मानव को जीत लिया। एक तरीके से देख लो, स्कार्फ बीच का रास्ता बता रहे हैं कि किसने किसी को नहीं जीता भाई, सब अपने लिए इंडिपेंडेंट है। मनुष्य प्रकृति को नहीं जीत पाया, प्रकृति मनुष्य को नहीं जीत पाई। तो इस तरीके से शॉर्ट में याद करके आप सोच सकते हैं कि स्टेटमेंट किसका है? स्कार्फ का है। स्टेटमेंट किसका हुआ? स्कार्फ का हुआ, ठीक है। मनुष्य पृथ्वी का केवल निवासी ही नहीं, वह एक सृजनकर्ता भी है, भौगोलिक प्रतिनिधि पृथ्वी को परिवर्तित करने वाला भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा इस वाले पॉइंट को याद रखना, केवल निवासी ही नहीं, सृजनकर्ता। सिर्फ निवासी ना होकर उसको सृजनकर्ता किसने बताया है? रसेल स्मिथ ने बताया है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे अच्छे से। प्रकृति को जीतना है, उसके स्वयं उसका दास बनने की अपेक्षा मनुष्य को प्रकृति के साथ सहयोग करने की सोचना चाहिए, ठीक है। वस्तुतः मानव का कल्याण प्रकृति से युद्ध करने में नहीं, उससे सहयोग व सामंजस्य स्थापित करने में है। आपको तो यही स्टेटमेंट से ही पता चल जाना चाहिए कि ग्रिफिथ टेलर भले ही ना पता चले, लेकिन स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है कि पॉसिबलिस्ट वाली बात कर रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं, डिटर्मिनिस्ट की बात कर रहे हैं या न्यू डिटर्मिनिस्ट की बात कर रहे हैं। देखो ना, आप यहाँ से पढ़ के देखो, प्रकृति को जीतना, उसका दास बनने की अपेक्षा प्रकृति को जीत ले या उसको गुलाम बन जाए, ठीक है। प्रकृति को जीत लें या उसका गुलाम बन जाएं, ये क्या है? मनुष्य को प्रकृति के साथ ऐसा ना करके सहयोग करना चाहिए, ठीक है। और मानव का कल्याण किस में है? प्रकृति के साथ लड़ने में नहीं है, उसके साथ सहयोग करने में है, ठीक है। अपनी बात भी रखे लेकिन सहयोग करने में है प्रकृति के साथ। तो ये चीज कौन कहते हैं? ग्रिफिथ टेलर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या बात, कौन सा सोच कह रही है। तो यही वाला अगर जो आपको याद रखना, कैसे याद रखेंगे कि मनुष्य को प्रकृति से युद्ध में नहीं, उसके साथ सहयोग, उसके साथ सामंजस्य करने में फायदा है। प्रकृति के साथ युद्ध करने में नहीं, सामंजस्य रखने में फायदा है, ठीक है। ये कौन कहते हैं? आपके ग्रिफिथ टेलर। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि नेचर के साथ फाइट नहीं करनी, नेचर के साथ फाइट नहीं करनी, उसके साथ क्या करना है? कोऑर्डिनेशन करना है। नेचर के साथ फाइट ना करके उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक है। ये बात कौन कहते हैं? आपके ग्रिफिथ टेलर। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं मानव का विकास, यानी मानव का कैसे कैसे विकास हुआ, ठीक है। तो अब जानते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्राइमेट या उच्च स्तनीय प्राणी, मानव के समान बिना पूंछ वाले बंदर, एप, जैसे चिंपैंजी, ओरंग, गोरिल्ला जैसे उच्च कोटि के बंदर को प्राणीशास्त्री भाषा में, प्राणीशास्त्र मीन्स जूलॉजी में, प्राइमेट कहा जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए प्राइमेट क्या होते हैं, ठीक है। मानव के समान ही बिना पूंछ वाले बंदर, एप जैसे चिंपांजी, इन सबको क्या कहा जाता है? प्राइमेट कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना, मैं देखिए पेन की निप को देखिएगा, ये जो है इसको आप फॉलो कीजिए। मानव की उत्पत्ति के पश्चात मध्य एशिया में 4 बड़े हिमयुग थे। मध्य एशिया के, मानव की जो उत्पत्ति हुई थी उसके पश्चात मध्य एशिया के 4 बड़े हिमयुग कौन से थे? गुंज, मिंडेल, रिस, वुर्म। गुंज, मिंडेल, रिस, वुर्म। आपको चारों ही सीरियल वाइज याद करने हैं, ऐसे मत याद कर लेना कि गुंज, वुर्म, मिंडेल, रिस, ऐसे नहीं करना, ठीक है। सीरियल वाइज याद करने हैं, सबसे पहले गुंज, फिर मिंडेल, फिर रिस, फिर वुर्म, ठीक है।
इनकी फॉर्म आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर के प्रवास कटिबंध सिद्धांत जोनल स्ट्रेटा थ्योरी के अनुसार मानव जाति का उद्गम स्थल मध्य एशिया के कैस्पियन अरल सागर के समीपवर्ती हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माइग्रेशन जोनल स्ट्रेटा थ्योरी आपने पढ़ी है ना पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, वो क्या कहती है? वो ये तो कहती है कि जो ग्रिफिथ टेलर हुए थे उन्होंने जो थ्योरी दी है जोनल स्ट्रेटा थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग मानव जाति का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ था? मिडल एशिया, सेंट्रल एशिया से हुआ था। और सेंट्रल एशिया से उनका उद्गम होने के बाद कैस्पियन सागर, अरल सागर के आसपास से ही फिर उनका उद्गम होने के बाद मध्य एशिया में भी कहाँ? कैस्पियन सागर और अरल सागर के पास। ये थोड़ा सा ना गूगल करने से अच्छा है अपना एटलस उठाओ और देखो कैस्पियन सागर कहाँ है, अरल सागर कहाँ है। ठीक है, तो कैस्पियन सागर और अरल सागर के समीपवर्ती भाग से हुआ या उसके मध्यवर्ती भाग से हुआ और फिर चारों दिशाओं की ओर फैला। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्र आपसारी बल। केंद्र आपसारी क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर। तो केंद्र क्या रहा मानव जाति का उद्गम स्थल? मध्य एशिया में कैस्पियन सागर और अरल सागर का मध्यवर्ती भाग। ठीक है, ऐसे आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना, ये कई बार पूछ लेते हैं कि विभिन्न स्थानों से मिले मेधावी मानव के अवशेष। मेधावी मानव मतलब क्या होता है? मेधावी और गधे की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, ये मेधावी है और ये गधा है। मेधावी मानव को एक तरीके से रिस्पेक्ट देने के लिए मेधावी वर्ड यूज किया गया है। गैली हिल्स मानव, गैली हिल्स का कहाँ मिला? टेम्स नदी, ब्रिटेन में मिला है। ठीक है, गैली हिल्स के मानव के जो अवशेष मिले हैं, गैली हिल्स मानव के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? टेम्स नदी। ठीक है, स्वनकोम्ब के कहाँ मिले हैं? स्वनकोम्ब स्थान पर। क्रो मैग्नन के मिले हैं क्रोमैग्नन के स्थान पर। गिरमाल्डी के मिले हैं गिरमाल्डी के निकट। और पिडमोस्ट के मिले हैं पिडमोस्ट के निकट। चेंसिल्डॉन के मिले हैं क्रोमगेन की उत्तरी अमेरिकी शाखा के पास। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि गैरी हिल्स मानव की कौन सी नदी है, कौन से स्थान के पास मिले हैं और वो कौन सी कंट्री में है। ये 6 के 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये देखिए ये वाले कह रहा हूँ मैं, ये 6 के 6 जो पॉइंट हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। विभिन्न स्थानों से हाँ, विभिन्न स्थानों से मिले मेधावी मानव के अवशेष 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 के 6 आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अब संभववाद के बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत पढ़ा ही चुका हूँ, है ना? क्या है? नवनिश्चयवाद के बारे में आप अभी ग्रिफिथ टेलर के बारे में जान ही चुके हैं। फिर भी इस लाइन को देखिए पढ़ लेते हैं जो अंडरलाइन की हुई है। टेलर के अनुसार मानव किसी देश के विकास की गति को रोकने अथवा बढ़ाने में तीव्र ला सकता है, वह महानगर के यातायात नियंत्रक के समान है। देखिए ये चीज आपने नहीं पढ़ी होगी, मैं इसको दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूँ। वह महानगर के यातायात मीन्स मेट्रोपॉलिटन के जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ना उसकी तरह होता है। रुको और जाओ, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है ना, तो ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में मानव को किसने तुलना की है? ये याद रखना है आपको, ग्रिफिथ टेलर ने की है। और इसलिए उसने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म दिया है। रुको और जाओ निश्चयवाद उसने इसलिए दिया है क्योंकि उसने मनुष्य की तुलना किससे की है? महानगर के यातायात पुलिसकर्मी की तरह। ठीक है, इस वजह से आपका इंडियो डिटर्मिनिज्म तक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वातावरण निश्चयवाद पढ़ेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पढ़ेंगे कि इसका कहाँ जन्म हुआ था, कौन कौन सी फेमस इसमें स्टेटमेंट हुए हैं। ठीक है, एक हम उसको पढ़ेंगे फिर ये आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।